नमस्कार सभी को। मैं प्रभास कुमार पीजीटी भूगोल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के प्रथम पाठ भूगोल एक विषय के रूप में इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें इसकी भूमिका यानी भूगोल अगर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, भूगोल की जानकारी, जो भूगोल विषय की जानकारी हमें क्यों प्राप्त करनी है। तो ये भूगोल विषय मानव जाति जितना ही पुराना है और पृथ्वी पर मनुष्य जो है अपने अस्तित्व के प्रारंभिक काल में ही अपने पर्यावरण, भोजन और आवास के विषय में गंभीरता से विचार करता रहा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह इस विषय में ज्ञान प्राप्त करता रहता है। ये अगर हम देखें, हम अपने निकटतम पर्यावरण, देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जब हम रेल के द्वारा, बस के द्वारा, वायुयान के द्वारा, जो अन्य परिवहन के साधनों के द्वारा लंबी यात्रा करते हैं तो अनेक भौगोलिक तथ्यों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमें जान जाते हैं। यात्रा के दौरान जो धरातल के बदलते लक्षण हैं, वनस्पति, फसल, लोगों की वेशभूषा, मकानों की बनावट, बस्ती के प्रकार, तो ये हम देख करके भौगोलिक ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। अगर हम किसी बड़े नगर का स्टेशन आने से पूर्व ही अगर देखें, खेतों में फसलें बदल जाती हैं, अनाज के खेतों का स्थान सब्जी या साग सब्जी ले लेता है, उसके खेत लेते हैं। पर्वतीय यात्रा के दौरान हम सीढ़ीनुमा खेत देखते हैं और उनकी विशिष्ट फसलें देखते हैं और ऊंचाई के साथ वृक्षों की बदलती हुई जातियाँ, ये भूगोल की अनेक बातें अनायास ही हमें ये बता जाती हैं। उसी तरह अगर हम देखें तो सागर जल में नाव खेते हुए मछली पकड़ने वाले मछुआरों को देखकर भूगोल की कितनी ही बातें हमें पता चल जाती हैं। ये सभी अनुभव हमें मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों की जानकारी प्रदान करते हैं और हम अपने दृष्टिकोण में को संकुचित ना रख करके उसको व्यापक बनाते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है ये व्यापक हो जाता है और दृष्टिकोण की यही व्यापकता हमें जो है देश के एक अच्छे नागरिक बनने में सहायता प्रदान करती है। तो सर्वप्रथम हमें भूगोल के बारे में, जो भूगोल विषय है, ये भूगोल है क्या। तो भूगोल शब्द जो है, ये ज्योग्राफी, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, सामान्य रूप से उसके प्राकृतिक विभाग, पर्वत, पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन इत्यादि का इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब प्राकृतिक विज्ञान के निष्कर्ष के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का, यानी जो डिफरेंसेस हैं धरातल पर, पृथ्वी पर, उसका मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। और पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष हैं उनकी समताओं यानी जो समानताएं हैं और विषमताएं, यानी समानताएं क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, यानी इक्वलिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, उसका कारण और उसका स्पष्टीकरण, ये भूगोल का निजी क्षेत्र है। तो ये हम भूगोल के बारे में देख सकते हैं। और भूगोल जो शब्द है, भूगोल यानी भू और गोल, यानी भू यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है। अगर भूगोल एक और अन्य श्रृंखलाबद्ध विज्ञानों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उस सीमा तक करता है जहाँ तक वो घटनाओं और विश्लेषणों की समीक्षा करता है। जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और उनमें समन्वय स्थापित करने में ये सहायक होता है। दूसरी ओर अन्य विज्ञान से जो प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग भूगोल करता है। उनकी जो धारणाएं हैं और निर्धारित वर्गीकरण है उसका जो है भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोगी यदि नहीं हो तो भी भूगोल को निजी व्युत्पत्तिक धारणाएं और वर्गीकरण की प्रणाली विकसित करनी होती है
ये अपनी अलग से वर्गीकरण करता है और अन्य विज्ञानों से संबंध स्थापित करता है और उससे समन्वय स्थापित करते हुए ये आगे बढ़ता है। अगर हम देखें तो अतः भूगोल जो है मानवीय ज्ञान की वृद्धि में 3 प्रकार से सहायक होता है। जैसे विज्ञानों से प्राप्त जो तथ्य हैं उसका विवेचन करता है, विश्लेषण करता है और मानवीय वास स्थान जिस पर पृथ्वी पर मनुष्य निवास कर रहा है उसका अध्ययन करता है और अन्य विज्ञान के द्वारा जो विकसित धारणाएं हैं उसमें जो तथ्य हैं उसके परीक्षा का अवसर देता है, उसको एग्जामिन करने का, और उन धारणाओं का स्थान विशेष पर प्रयोग कर सकता है मन, ये भूगोल के द्वारा। इसके अतिरिक्त ये सार्वजनिक और निजी नीतियों के निर्धारण में अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि प्रदान करता है और जिसके आधार पर समस्याओं का स्पष्टीकरण सुविधाजनक हो सकता है। अगर समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका स्पष्टीकरण जो है इनके माध्यम से, इस विषय के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में देखें कि भूगोल जो विषय की परिभाषा है, तो सामान्य रूप से भूगोल, भू और गोल यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरोटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व जो था इरोटोस्थेनीज इसने किया। ये शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द जियो यानी पृथ्वी और ग्राफो यानी वर्णन से प्राप्त किया गया। इसका अर्थ ही बनता है इसलिए पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी को हमेशा मानव के निवास के रूप में देखा गया और विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में, पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित करते हैं। ये सामान्य रूप से परिभाषा। तो भूगोल को मानव के निवास के रूप में, पृथ्वी का वर्णन के रूप में इसको परिभाषित किया गया। इसके बाद हेरोडेटस और रोमन विद्वान स्ट्रेबो और क्लॉडियस टोलेमी ने भूगोल को सुनिश्चित रूप से स्वरूप प्रदान किया और भूगोल में कहाँ, कैसे, कब, क्यों और कितने प्रश्नों की उचित व्याख्या की जाती है। और टोलेमी ने इसको परिभाषित किया इस तरह कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। दूसरा, स्ट्रेबो ने इसे परिभाषित किया है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों और भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। अब ये जो भूगोल के बारे में हुआ कि ये मान लिया जो भी स्थलखंड पर स्थलाकृतियाँ हैं, अन्य चीज़ें हैं, वो सब की जानकारी ये उपलब्ध करा रहा है भूगोल। इस तरह परिभाषित किया गया स्ट्रेबो के द्वारा। अब जो सर्वमान्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में जो सर्वमान्य परिभाषा दी गई है और ये वर्तमान समय को जो धारणा जो दी गई है, ये मान्य है, जो यूके की भौगोलिक संस्था की ज्योग्राफी इन द नेशनल करिकुलम नामक पुस्तिका में जो भूगोल को परिभाषित किया गया वो इस तरह है कि भूगोल में आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक प्रणालियों और पारितंत्र के साथ मनुष्य और दृश्य भूमियों का अध्ययन किया जाता है। स्थानों की पहचान पर्यावरण और मानव की पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा बनती है। जो पर्यावरण की पहचान है, स्थानों की पहचान मानव और पर्यावरण इसकी क्रियाओं के द्वारा बनती है और यही भूगोल का केंद्रीय बिंदु है। ये परिभाषा जो है भूगोल के आधुनिक स्वरूप के बहुत ही निकट है, लेकिन भूगोल के एक विषय के रूप में स्थापना के समय से लेकर आज तक इसके स्वरूप में परिवर्तन के साथ इसकी विषय वस्तु में पर्याप्त विस्तार हुआ है, अभी हुआ है और आगे आने वाले समय में भी ये निरंतर जारी रहेगा और इसका विस्तार विषय वस्तु के, इसमें नई नई विषय वस्तु शामिल होते जाएंगे। अब भूगोल का इतिहास। तो भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है। प्रारंभ में इसकी नींव जो है यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है और जैसे कि पहले ही चर्चा हुई कि भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग यूनानी विद्वान इरोटोस्थेनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही किया था
और भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक एवं मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रिया और इससे उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। ये भी बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय और प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। और भूगोल के अध्ययन विषय जो है, अध्ययन विधि हमेशा परिवर्तित होती रही है। ये समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहा है। और अगर हम देखें तो सामान्य रूप में परिवर्तन जो है किसी भी क्षेत्र में ये अवश्यम भावी है। हाँ, तो बाद में भूगोल को विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में, मान लिया विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, यह एनालिसिस किया जाना, इसके रूप में विकसित किया गया। आज ना ये केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में ये भविष्यवाणी भी करता है। तो भूगोल की अध्ययन की विधि जो है समय के साथ परिवर्तित होती रही है और परिवर्तित हो रही है। तो ये डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में ये भूगोल विकसित हो रहा है। अब हम देखें कि पूर्व आधुनिक काल, भूगोल के इतिहास के संदर्भ में पूर्व आधुनिक काल, ये 15वीं सदी के मध्य से शुरू होकर 18वीं सदी के पूर्व तक चला। ये जो समय था, आरंभिक भूगोलवेताओं की खोज और अन्वेषण के द्वारा विश्व की भौतिक और सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में बृहद ज्ञान प्रदान करता है। तो 17वीं सदी का प्रारंभिक काल था, ये नवीन भूगोल वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन और थॉमस कुक इस काल के कुछ प्रमुख अन्वेषण करता थे, जिन्होंने लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की। वारेनियस, कांट, हेम्बोल्ट, रीटर, ये इस काल के प्रमुख भूगोलवेता रहे। और इन्हीं विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, नए नए स्थलों की खोज की। जैसे अगर देखें तो कोलंबस ने अमेरिका के बारे में बताया, वास्को डी गामा जो है नया मार्ग भारत पहुंचने का खोज की उसने, और जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। कोलंबस ने सबसे पहले जो है वो अमेरिका की खोज के बारे में जानकारी को अनजान जगह पर पहुंचा है, लेकिन बाद में अमेरिको वेस्पुसी ने बताया कि वो भारत नहीं है, नहीं तो वो कोलंबस ने बताया कि वो भारत पहुंच गया। वो ईस्ट में नहीं होकर के वेस्ट में था, इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया, जिस द्वीप में वो कैरिबियन द्वीप में पहुंचा था। तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की गई और खोज और अन्वेषण किया गया, नए नए स्थलों की खोज हुई और भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में अंततः जो है विकसित हो गया। और अब देखें हम आधुनिक काल, जो वर्तमान में है आधुनिक काल, ये सामान्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध का काल है, जब रीटर और हम्बोल्ट जैसे जो भूगोलवेता थे ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद रेडजल, ये प्रथम आधुनिक भूगोलवेता थे जिन्होंने की भूगोलवेताओं के द्वारा स्थापित नींव पर आधुनिक भूगोल की संरचना का निर्माण किया रेडजल ने आधुनिक काल में। तो ये जो आधुनिक काल था, ये जो वर्तमान में स्थिति है आधुनिक काल, तो इसमें कई परिवर्तन, आधुनिक अवधारणाएं हुई। हम्बोल्ट और रीटर जैसे और कई जो हम देखते हैं, मान लिया संभववाद, नियतिवाद और कई विचारधाराएं अस्तित्व में आई। और जो अभी नवीन काल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल का विकास बड़ी ही तीव्र गति से हुआ। हॉटसन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेता ने इस दौरान सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो हॉटसन ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, एरियल डिफरेंशिएशन का और स्टडी करता है। वर्तमान भूगोलवेता रीजनल, जो प्रादेशिक उपागम है, और सिस्टमेटिक जो है क्रमबद्ध उपागम, इसकी विरोधाभास की जगह पूरक उपागम के रूप में देखते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि उनके विरोधी हैं। ये नए जो हमारा काल है ये भूगोल का, इसको हम मानते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो भूगोल के समय समय में ये जो परिभाषाएं जो हैं, नई नई बातें जुड़ती चली गई और
कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है बहुआयामी है, तो मल्टी डायमेंशनल, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, मौसम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान आदि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का ये अध्ययन इसके अंतर्गत भी किया जाता है। हम कई विषयों से, यानी भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान से निकट संपर्क रहा है, और भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र में भिन्न है, लेकिन अन्य विषयों से इनका निकट का संबंध है। और भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना प्राप्त करके उसका संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है और तभी कुछ अपने परिणाम या निष्कर्ष निकालता है। तो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है, जो अनेक तत्व में समानता और कई असमानताएं पाई जाती हैं, तो भूगोल जो है, अगर हम कहते हैं कि भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन जो मानना है, ये तार्किक रूप से सही दिखाई पड़ता है, सही लगता है। और भूगोल में उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं, या तो समान होते हैं या भिन्न होते हैं, दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब ये भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि साथ साथ उन सभी फैक्टर्स या कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो ये डिफरेंसेस या विभिन्नता होने के कारण होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की व्यय की क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। तो अगर फसल का स्वरूप देखें, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न पाया जा रहा है, तो इसका आकलन किया जाता है कि इसके कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। अब तो इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। कार्य और कारण, ये नहीं कोई जो कार्य हो रहा है उसके क्या कारण है, ये तर्कशास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी घटना हो रही है या तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा, बिना कोई कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं होता, यही कोई कारण यदि नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो एक भूगोलवेत्ता इस तथ्य की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि ये केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, ये तथ्य के पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग किया जाता है। जैसे मौसम संबंधी भविष्यवाणी व्यक्त की जाती है, पहले फोरकास्टिंग की जाती है, और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी भूगोल रखता है। और भौतिक एवं मानवीय, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं होते हैं बल्कि गत्यात्मक होते हैं, समय के साथ ये परिवर्तनशील हैं और ये सतत परिवर्तनशील। ये सतत परिवर्तनशील पृथ्वी और अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच, यानी जो मनुष्य सक्रिय है, एक्टिव है, निष्क्रिय नहीं है, ये प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। कालांतर यानी भविष्य में लगातार ये परिवर्तित हो रहे हैं और समय के साथ परिवर्तन जारी है। अगर हम आदिम मानव की बात करें, आदिम मानव की यदि हम बात करते हैं, आदिम मानव, तो भूगोल की दिलचस्पी जो है, आदिम मानव जो हमारे निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा है नहीं, सीधे प्रकृति पर निर्भर करता था, प्रकृति से वस्तुएं वो प्राप्त करता था। तो भूगोल जो है प्रकृति और मानव के समय इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से भी संबंधित है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ समायोजन किया, अनुकूलन किया, लेकिन वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था ये पार कर चुका है, वो स्टेजेस अब नहीं रहा। आदिम मानव का जो काल था, प्राचीन काल, वो अलग रहा। अब तकनीकी खोज हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और प्रयोग किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य समुचित उपयोग करते हुए इस क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काफ़ी मॉडिफिकेशन, परिवर्धन कर लिया है। और तकनीकों की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ।
मतलब पहले तकनीक, जो नई नई तकनीक विकसित हुई है, तो जो केवल आवश्यक है उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया है और उसने सभी जगह सर्वत्र अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। तो जैसे इस प्रकार हमें प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं और भूगोल इसी अंत प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। जैसे मान लिया हम कहें कि पृथ्वी के साथ यानी पर्यावरण के साथ मनुष्य जो है वो समायोजन किया है, पर्यावरण अनुकूलन हुआ, पर्यावरण निश्चयवाद जिसे कहा जाता है, और नई नई जो संभावनाएं प्रकृति ने मनुष्य के समक्ष उपस्थित की और उनका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। मान ले पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की, सीढ़ीनुमा खेत बनाए और कृषि कार्य किया। तो कहीं न कहीं नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया। अब है भूगोल के अध्ययन की पद्धतियाँ। तो भूगोल एक विज्ञान है, अन्य विज्ञान की तरह भूगोल में भी अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है और तर्क का, लॉजिक का सहारा लिया जाता है। इसमें अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति में 3 मुख्य बातें हैं। पहला है कि सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आवश्यक और उपयोगी आंकड़ों को हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर उनमें जो समानता होती है उनके अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड करते हैं। बाद में लॉजिक के आधार पर, तर्क के सहारे फिर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कंक्लूजन जो है तर्क के आधार पर लगाया जाता है, निकाला जाता है निष्कर्ष। ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके। तो क्रमबद्ध तरीके से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं और अंत में तर्क के सहारे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसमें। और इसमें अगर हम देखें तो आगमन और निगमन पद्धति भी है। आगमन पद्धति क्या है? तर्क करने की पद्धति है। इसमें सबसे पहले तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और इसके बाद देखे गए प्रारूप और संबंध में समानताएं ढूंढी जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो दूसरे शब्द में यदि हम बोलें तो इसमें विशेष तथ्य या उदाहरण के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाते हैं और ये विशेष से सामान्य की ओर की पद्धति। दूसरा है निगमन पद्धति, डिडक्टिव मेथड, ये तर्कशास्त्र। इस पद्धति में कथित आधार वाक्य के सहारे निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, यानी सिद्धांतों से तथ्यों का पता लगाया जाता है और ये पद्धति सामान्य से विशेष की ओर की पद्धति। तो ये जो दोनों पद्धति है, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, इसके आधार पर इस पद्धति का प्रयोग करके भूगोलवेत्ता कुछ उपयोगी निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। फिर परीक्षण के द्वारा निष्कर्ष की सच्चाई का पता लगाया जाता है। तो इसे ये आगमन की पद्धतियां हैं। अब है भूगोल की प्रविधियां या तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफी। अब ये भूगोलवेत्ता अनेक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को आंकड़ों और मानचित्र के द्वारा ये डाटा कलेक्ट करते हैं और मैप्स बन, जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ताकि सरलता से ये समझ में आ जाए। और इसके लिए भूगोलवेत्ता 2 विधियों का प्रयोग करता है, जैसे उपयोग करता है। पहला जो है मानचित्र का निर्माण करता है। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों से मानचित्र बनाए जाते हैं और मानचित्र में यदि कोई तथ्य जो प्रदर्शित होता है वो जैसे बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है, आसानी से ये समझ में आते हैं और ये हमें बहुत समय तक, लंबे अंतराल तक, लंबे अवधि तक, लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक जो है ये हमें याद रहते हैं। और दूसरा है मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि है तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टैटिकल डाटा है उसका उपयोग किया जाता है और उसके आधार पर जो है क्षेत्रीय प्रतिरूप और भौगोलिक तथ्य की विभिन्नता क्या है और समानता, उसका वर्णन, विश्लेषण और फिर व्याख्या की जाती है और फिर उपयोगी निष्कर्ष इसके आधार पर निकाले जाते हैं। तो ये जो इसका प्रथम भाग भूगोल विषय के रूप में आपने पढ़ाई की। अब इस दूसरे भाग में हम भूगोल के जो मान लिया अन्य जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम दूसरे वीडियो में। अब ये जो हमने अध्ययन किया उसकी कुछ प्रश्न उसके आधार पर हम देख सकते हैं क्या क्या हैं।
पहले भूगोल की प्रविधियां या तकनीक कौन कौन सी हैं, भूगोल के अध्ययन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, और किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल विषय का नामकरण किया था, और ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया। द्वितीय